हेलो गाइज, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम सभी को कट करके लिख रहे हैं, और ताकि आप लोग का जो परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसमें आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। इसलिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, विद्युतीय मोटर का क्या सिद्धांत है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक का मतलब मशीन में बदल देना, समझिएगा। विद्युतीय ऊर्जा को मशीनी ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है, विद्युत मोटर का सिद्धांत कहलाता है। समझिएगा, जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको अगर हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, बदल देते हैं या रूपांतरित कर देते हैं, ये सभी क्या कहलाता है, विद्युत मोटर का सिद्धांत कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या था ना कि पहले के ज़माने में पेड़ पौधे जो टूट टूट के गिर जाते थे, यानी हज़ारों करोड़ों वर्ष पहले, और वो ज़मीन के नीचे जमा करते थे, जिससे गैस बना करता था और वो उस पर लेप चढ़ जाया करता था, जैसे कि कीचड़ वगैरह ये सब का। तो वो कोयले का निर्माण, पेट्रोल का निर्माण, गैस का निर्माण, ये सब जो हुआ वो वहीं से हुआ है। तो चलिए इसका पहला लाइन पढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है लेकिन अनवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। यानी कि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये सब किसके उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। मैंने बताया था जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे जब टूटते हैं और वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो उसमें जो गैस बनता है, या फिर एक उस पर कई तरह के कीचड़ जमे होते हैं तो कोयले का निर्माण हो जाता है। उन सभी से कोयला, गैस, पेट्रोलियम, इन सब का निर्माण होता है। तो करोड़ों साल बाद यह बनता है। इसकी तत्काल भरपाई करना असंभव है, यानी कि हम अभी के दौर में तुरंत का तुरंत उसके अंदर भरपाई कर दें, ये करना असंभव होगा। अंतिम पॉइंट है, अतः इस प्रकार का खर्च नियंत्रण ढंग से होना चाहिए, यानी कि इसका जो खर्च है वो ठीक तरीके से होना चाहिए। ये था जीवाश्म ईंधन। तो अगला टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित का मतलब होता है बढ़ा देना, है ना, उत्प्रेरित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर धीमी गति से ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन इसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाकर गर्म किया जाए तो इसमें गति जो है बढ़ने लगती है, यानी कि तीव्र ऑक्सीजन निकलता है, तेजी से निकलने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। समझिएगा फिर से, वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता हो, यानी तेजी से बढ़ाता हो, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ का मतलब होता है लाल। अक्सर देखे होंगे जब सूरज उगता है, यानी सूर्य उदय होता है तो हमको लाल दिखता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी लाल दिखता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अब समझिएगा, नीले रंग तथा कम तरंग वाला प्रकाश अधिकांश भागों में कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है ना। तो उसके कारण हमें सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय में जो है ना सूर्य लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो समझिए, जब वायुमंडल में जैसे कि सूरज, आसमान का नीला होना, आसमान का काला होना, हमें कई तरह के लाइट देखने को मिलते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश का कणों द्वारा विसरण यानी कि फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो समझिएगा, हमने क्या बोला ना कि आपका जो जैसे जो भी चीज़ हम बदलता हुआ देखते हैं, ये सब क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसे सूरज से
आते हुए प्रकाश हमको कई जगह पे बदलती हुई दिखेगी। उसके बाद आसमान का रंग नीला कभी हो जाना, कभी उजला हो जाना, कभी काला हो जाना, ये सभी के सभी जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। इसका कुछ नीचे दिया हुआ लाइन है जो हमने एरो करके दिया है। लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम रंग का प्रकीर्णन किस रंग में होता है तो आप क्या बोलेंगे? लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, सभी रंगों के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन समान नहीं होता, यानी लाल बैंगनी अलग अलग सबके लिए इक्वल नहीं होता है। मैंने जैसा बताया कि लाल के लिए कम और बैंगनी के लिए ज्यादा होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और ताकि बच्चे लोग का हेल्प हो सके। और हम ये इतना ही बोलेंगे कि लास्ट का जो आपका 1 महीना बचा हुआ है, इसमें जितनी अच्छे से हो सके आप तैयारी कीजिए। और अगर आप मेरा जो हम आपको गेस करके दे रहे हैं इसको अगर आप तैयार करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि 70% प्लस में ही मार्क्स आपका जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का तैयारी कराने वाले हैं मात्र 1 महीने के अंदर। इंटर वाले के लिए सिर्फ 15 दिन का बैच चलेगा, लेकिन मैट्रिक वालों के लिए हम पूरी 1 महीने का बैच चलाने वाले हैं।